हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एग्री क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु की संरचना में आधार किसका बना होता है? बैकबोन इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ। ठीक है, हमारा ऑप्शन है पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, हेक्सोज शुगर एंड फॉस्फेट, प्यूरिन एंड पिरामिडिन शुगर एंड फॉस्फेट। पेंटोज शर्करा फॉस्फेट, हेक्सोज फॉस्फेट, प्यूरिन या पिरामिडिन एंड शर्करा एंड फॉस्फेट। तो देखिए, हम यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स या अणु की बात कर रहे हैं, तो इसके स्ट्रक्चर को बेटा अपन समझते हैं। देखिए, डीएनए अगर हम इसकी बात करते हैं अणु की, बैकबोन आधार किसका बनता है? तो अगर हम इधर देखें, डीएनए का अपन ने डबल हेलिकल वॉटसन क्रिक मॉडल बेटा एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, तो हमने देखा डीएनए इस तरीके से डबल हेलिकल फॉर्म में होता है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके बीच में यहाँ पे कौन होते हैं बेटा? नाइट्रोजन बेस है। जैसे एडिनिन है तो इसके सामने कौन होगा? थाइमिन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। साइटोसिन है तो कौन होगा? गुआनिन। इस तरीके से पूरे नाइट्रोजन बेस इस हेलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। हम बात कर रहे हैं इसका आधार यानी बैकबोन किसका बनता है, यानी ये वाला पार्ट यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन होता है यहाँ पे, वो चीज अपने को देखनी है। देखिए, नाइट्रोजन बेस की तो मैंने यहाँ बात कर ली। अब मैं डीएनए की बात करूँ, डीएनए में कौन सी शुगर होती है बेटा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, और ये इसका फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और यहाँ से ये फिफ्थ नंबर। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं तो इसके फर्स्ट नंबर कार्बन पर अगर हम देखें तो यहाँ तो कौन ऐड होता है बेटा? नाइट्रोजन बेस। कौन होता है? नाइट्रोजन क्षार। यही नाइट्रोजन बेस देखो यहाँ बीच में ऐड होते हैं। क्लियर? अब इसके अगर बात कर रहे हैं साइड में, इस साइड में और यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन होगा? यहाँ से वापिस से कौन ऐड हो जाएगी? इधर शुगर ऐड हो जाएगी इस तरीके से। तो ये तो कौन सी हो गई? डीऑक्सी राइबोज। और इनके फिफ्थ नंबर कार्बन पर अगर देखें तो यहाँ पर कौन ऐड होता है? फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? तो मिड में तो कौन हो गए? नाइट्रोजन बेस। साइड में बैकबोन कौन बना रहा है इनका बना रहा है पेंटोज शुगर है। 5 कार्बन की शुगर है बेटा, पेंटोज 5, 1 2 3 4 एंड 5, और प्लस उसके साथ कौन ऐड हो रहा है? फॉस्फोरिक अम्ल। क्लियर? तो चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बैकबोन इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। बैकबोन, तो बैकबोन में अपन ने बात की थी बेटा, कौन आएगा? एक तो पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन की शर्करा, प्लस कौन आएगा इसके साथ में? फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर? फॉस्फेट ग्रुप। तो हमारा आंसर देखते हैं बेटा, इसमें कौन सा होगा? पेंटोज शर्करा एवं फॉस्फेट ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक द्विसूत्री डीएनए 20% साइटोसिन रखता है तो उसमें एडेनिन का परसेंट कितना होगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए में 20% साइटोसिन है, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन? क्लियर? देखिए, इसको अपन सॉल्व करते हैं। हम बात कर रहे हैं इसमें डीएनए नाइट्रोजन बेस। अब हमें कौन सी क्वांटिटी दे रखी है बेटा? साइटोसिन की, और हमें पता है साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन कौन जुड़ता है? यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये कौन है? गुआनिन। साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है बेटा? गुआनिन। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? 3। इसी तरीके से एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ता है, यानी एक प्यूरिन एक पिरामिडिन से। ये प्यूरिन, ये पिरामिडिन, ये प्यूरिन और ये पिरामिडिन ऐसे जुड़ते हैं। अब हमें साइटोसिन का परसेंट कितना दे रखा है? 100 में से 20% कौन दे रखा है? साइटोसिन। तो बेटा जितना साइटोसिन होगा उतना ही कौन होगा? गुआनिन होगा। तो गुआनिन भी बेटा यहाँ पे कितना निकलेगा? 20%। तो 100% में टोटल कितने निकल गए? 40% निकल गया। अब 40 में रह गया, रिमेनिंग कितना रहा? 60%। 60% में अगर हम देखेंगे तो दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी अब कौन बचा? एडेनिन और कौन बचेगा? थाइमिन। अब 60 को दोनों में डिवाइड करो, कितना होगा बेटा? 30%।
30% एडिनिन, 30% थाइमीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन 100% हर कंपटीशन में पूछते हैं। चलिए, तो इसमें हमारा क्वेश्चन है कि एडिनिन का कितना परसेंट निकलेगा, तो एडिनिन का हमारा कितना निकला है 30%, देन आंसर विल बी सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, तो आइए इसको भी देखते हैं अपन। देखो, ये हम बात कर रहे हैं जो डीएनए है, डीएनए कौन होता है, एक बायोमोलिक्यूल्स होता है जो बहुत सारे हम कह सकते हैं पॉलीमर से मिलके बनता है ना। पॉलीमर इसलिए कहते हैं ये क्योंकि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, इसलिए डीएनए को हम क्या बोलते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, यही बोलते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं हम इसे। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स खुद किससे मिलके बनेगा, यानी इसका मोनोमर कौन होगा, न्यूक्लियोटाइड्स। हमें यही देखना है, क्वेश्चन यही है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलके बना है, तो हम इससे भी बात करेंगे कि ये पहले न्यूक्लियोटाइड भी कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम डीएनए की बात करते हैं। अभी अपन ने पढ़ा कि डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, ये इस तरीके से डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर, ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 यहाँ पे होता है। अब इसके फिफ्थ नंबर कार्बन पर, सॉरी फर्स्ट नंबर कार्बन पर अगर मैंने नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिया, ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, इस शुगर के फर्स्ट नंबर कार्बन पर नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिया। अब इस पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर, अब इसी न्यूक्लियोसाइड के फिफ्थ नंबर कार्बन पर, मैं बात कर रही हूं किस पे, फिफ्थ नंबर कार्बन पर अगर मैंने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप को। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसको मतलब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप और आ गया, ठीक है, तब अब स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर, क्या कहेंगे इसको, न्यूक्लियोटाइड्स। और इसी तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते जाएंगे, बहुत सारी चेन बनाएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन सी चीज आई, देखो नाइट्रोजन बेस आया, डीऑक्सी राइबोज शुगर कह सकते हैं, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर, चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन हेक्सोस, हेक्सोस होता नहीं है इसमें, फॉस्फोरिक, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर। देखो नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शुगर तो क्या बनाएगा, अभी हम पढ़ के आए हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर, फिर इसके बाद नाइट्रोजन क्षार ट्राइओज शुगर नहीं होती और फॉस्फोरिक एसिड होता है, लेकिन नाइट्रोजन बेस भी होगा, ये नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, देन आंसर विल बी ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है, किसमें आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन, ऑप्शन है बेटा हमारे प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस और ई कोलाई। क्लियर, देखिए अगर हम बात करते हैं वायरस की, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ प्लांट वायरस, ये चीज हमको ध्यान रखनी है, प्लांट वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कौन सा होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। कौन सा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसएसआरएनए। और अगर मैं बात करती हूँ एनिमल वायरस की, तो एनिमल वायरस में देखो क्या हो सकता है, एसएसआरएनए और डीएसआरएनए और डीएसडीएनए। क्लियर, बात समझ में आई आपको, प्लांट वायरस में एसएसआरएनए और एनिमल वायरस में इनमें से कोई एक। ये भी ध्यान रखना है, वायरस के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं होते, या तो डीएनए होगा या आरएनए होता है, दोनों एक साथ में नहीं होते। प्लांट वायरस में मोस्टली कौन सा होता है, एसएसआरएनए। ऐसे एक एग्जांपल हम और देखते हैं, बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी कौन होते हैं बेटा, ये भी जीवाणु भोजी, ये भी एक वायरस होते हैं।
और ये वायरस किस पे अटैक करते हैं, किस पे आक्रमण करते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणुओं पर। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कौन सा होता है, dsDNA। ओके, अब देखिए हमारा ऑप्शन इसमें क्या दे रहा है, आरएनए देख रहा है, और आरएनए हम मोस्टली पढ़ते हैं प्लांट वायरस। प्लांट वायरस में अगर हम देखें कौन सा वायरस प्लांट वाला है, टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा आनुवंशिक या जेनेटिक मटेरियल, आरएनए। देन हमारा आंसर होगा इसमें सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है, किसमें डीएनए प्रतिकृति होती है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स एट सेल साइकिल में। बेटा हम ये पढ़ के आए थे, सेल साइकिल पढ़ी थी, कौन कौन सी होती है हमारी सेल साइकिल, G1S G2M, यही पढ़ते हैं, जिसमें ये वाली कौन सी होती है, इसको हम आई यानी इंटरफेज, अंतरावस्था कहते हैं। इसकी इसी एस अवस्था की मैं बात करूं, इसी एस अवस्था को हम क्या कहते हैं, संश्लेषण या सिंथेसिस स्टेज या फेज। ठीक है, किसका सिंथेसिस, डीएनए का। और डीएनए का सिंथेसिस क्या होगा, उसकी कॉपीज बनेगी, और कॉपीज बनने को ही हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण। क्लियर, कौन से स्टेज में हो रहा है, एस स्टेज में, तो हमारा आंसर होगा इसमें सी, एस स्टेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में AGCT के अनुरूप आरएनए के कूट है। ठीक है, कोड इन आरएनए कॉरस्पॉन्डिंग टू AGCT इन डीएनए, यानी ये कह रहा है डीएनए की क्या नाइट्रोजन सीक्वेंस है बेस की, AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो देखिए इसके कॉरस्पॉन्ड आरएनए में क्या बनेगा, आरएनए में देखते हैं हम, आरएनए में हमको ये चीज पता है कौन कौन से एडेनिन होता है, ठीक है, गुआनिन होता है, क्या क्या होता है आरएनए की अगर मैं बात करूं, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता इसमें। और मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। यहाँ पे थाइमिन की जगह कौन होगा, यूरेसिल। हम एक चीज और भी ये जानते हैं कि एक प्यूरिन, डीएनए और आरएनए में अगर बात करें, एक प्यूरिन एक पिरामिडिन से रहता है साथ में, है ना। जैसे अगर एडेनिन की मैं यहाँ बात करूं, एडेनिन किसके साथ रहता है, थाइमिन के साथ, एडेनिन, प्यूरिन, थाइमिन, पिरामिडिन, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2। ठीक है, साइटोसिन किसके साथ रहता है, गुआनिन के साथ, ठीक है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, ये तो हमने डीएनए में बात करी, लेकिन डीएनए में अगर थाइमिन नहीं होता है तो इसकी जगह एडेनिन के साथ पेयरिंग कौन करेगा, यूरेसिल। ओके, तो अब इसी को देखते हुए हम समझते हैं, देखो एडेनिन है, एडेनिन के सामने थाइमिन आता है, लेकिन आरएनए में तो होता नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, यू, गुआनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन और थाइमिन के सामने एडेनिन। तो बेटा हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, UCGA, UCGA। ठीक है, चलिए हमारा ऑप्शन हो गया सही बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीआरएनए इसके किस स्थान पर अमीनो अम्ल को संलग्न करता है, टीआरएनए जिसे हम ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं, अटैच एमिनो एसिड, इसकी कौन सी ब्रांच से एमिनो एसिड आके अटैच होता है। तो अगर बेटा हम यहाँ पे टीएनए का देखें, टीआरएनए का डायग्राम, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हमने पढ़ा है जिसके लूप होते हैं, है ना, क्लॉवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं इसको, इस तरीके से। ठीक है, ये इसका 3' 5', इसको क्या बोलते हैं, डी लूप, ये कौन सा है, टी लूप। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी कोडॉन साइट। एंटी कोडॉन मतलब इसके यहाँ पे ये किससे ये अटैच होता है, ये किसकी होती है कोडॉन सीक्वेंस, mRNA की। यानी अगर यहाँ एंटी कोडॉन में मैं लिखती हूँ AUG है, तो इसका यहाँ पे कोडॉन सीक्वेंस क्या होगी, A के सामने हमेशा क्या आएगा, U, U के सामने
ए और जी के सामने सी, ये इस तरीके से आपस में फिट होते हैं, ठीक है। ये एंटी कोडॉन है तो ये कोडॉन है। अब ये बात कर रहे हैं 3' पे कौन ऐड होता है बेटा, तो हमें पता है ये जब हम स्ट्रक्चर किस में पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन में, अनुवादन, जब प्रोटीन बनाना होता है। प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड्स को mRNA के पास लेकर कौन आता है, लेकर ये tRNA आता है, और tRNA अमीनो एसिड्स को कहां पर बांध कर लेके आएगा, तो ये लेके आता है यहाँ पे 3' में, इसके 3 एंड पे, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है tRNA अमीनो एसिड को कहां जोड़ेगा, तो बताइए हमारा आंसर होगा 3 एंड, ओके। आंसर विल बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पहली बार ओपेरॉन मॉडल की व्याख्या किसने की, हु एक्सप्लेन्ड द ओपेरॉन मॉडल फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए ओपेरॉन मॉडल भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। ओपेरॉन कौन होते हैं, ये जीन का क्लस्टर, जीन के ग्रुप होते हैं, यानी मैं इसको कह सकती हूं क्लस्टर ऑफ जीन, जीन का समूह। और ये सारे जीन एक साथ मिलकर क्या हो जाते हैं, ट्रांसक्राइब्ड, यानी अनुलेखित होंगे, और अनुलेखित होके क्या बना रहे हैं, mRNA। mRNA फिर ये आगे जाके क्या होंगे, एक साथ ट्रांसलेट होके क्या बना रहे हैं, ये प्रोटीन बना रहे हैं, क्लियर। तो इसे हम कहते हैं ओपेरॉन मॉडल। जो प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा था लैक ओपेरॉन मॉडल, है ना, यानी लैक का मतलब क्या है, लैक्टोज पढ़ा था हमने। लैक्टोज क्या है, यहाँ पे ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब एनर्जी ये प्रोड्यूस कैसे करेगा, देखो हमें जो बैक्टीरिया इनको भी तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी इसको किस फॉर्म में मिलेगी, ग्लूकोज के फॉर्म में, पर यहाँ इसके पास कौन है, लैक्टोज है। तो लैक्टोज को तोड़ना है ना, किस में टूटता है लैक्टोज, लैक्टोज टूटेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। किस में टूटता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। अब तोड़ने के लिए कौन आते हैं, एंजाइम आते हैं। एंजाइम खुद क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन बनेगा कहां से, जब ये जीन mRNA बनाएंगे, और mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन, यानी वो एंजाइम बनेंगे, ठीक है। जीन कौन कौन से, जैसे हमने इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, Z पढ़ा है, Y पढ़ा है, A पढ़ा है, ठीक है। ये एंजाइम आगे जाके क्या, ये जो जीन है आगे जाके एंजाइम बनाएंगे, जो एंजाइम लैक्टोज को तोड़ेंगे जिससे एनर्जी मिलेगी, और इसीलिए इस मॉडल को हमने क्या बोला है, ओपेरॉन मॉडल। और इसको बताने वाले 2 साइंटिस्ट थे, जैकब और मोनार्ड, दोनों ने मिलकर ये बताया था। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, फ्रांसिस जैकब, जैकब मोनार्ड, फ्रांसिस जैकब एंड जैकब मोनार्ड, या बेडल एंड टैटम। तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा इसमें, सी, फ्रांसिस जैकब एंड जैकब मोनार्ड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए प्रतिकृति में एंजाइमों का कौन सा समूह शामिल होता है, विच सेट ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखिए बेटा डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना। ये हमने पढ़ा है इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके का डायग्राम हमने देखा है एनसीईआरटी में। इसे क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है 5' 3' है, ठीक है। यहाँ पे ये वापिस है 3' 5' के सामने ये 3' 5' 3' 5', ठीक है। ये ऑपोजिट ऐसे बनती है, इसकी कॉपीज बनती है। अब इसमें हम देखते हैं एंजाइम कौन कौन से हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें मेन एंजाइम, जैसे एक तो हम पढ़ते हैं डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम इसमें डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, हिंदी में भी यही कहेंगे। और कौन से पढ़ते हैं हम इसमें, डीएनए लाइगेज, लाइगेज, ठीक है। अब हेलिकेज क्या काम करता है, हेलिकेज जो हेलिकल से नाम से मिलता जुलता लग रहा है, हेलिकल का मतलब होता है कुंडलन, ये कुंडलन दिख रहा है, तो यहां से इसको खोलने का काम अनवाइंड कौन करेगा, डीएनए हेलिकेज। फिर पॉलीमरेज, पॉली यानी बहुत सारी कॉपीज, यानी इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कौन करता जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। लाइगेज, लाइगेज का मतलब होता है चिपकाना, ठीक है। फेविकॉल क्या काम करता है, चिपकाने का, तो ये भी क्या है, एक तरीके का फेविकॉल। किसको चिपकाएगा, जो न्यू सिंथेटिक डीएनए के ये जो बने सेगमेंट्स, इसको आपस में क्या करेगा, ये चिपकाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा एंजाइम हम देख रहे हैं, हेलिकेज होता है, पॉलीमरेज होता है, लाइगेज होता है, क्लियर। चलिए तो हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन कौन से हमारे ऑप्शन, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेस, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। तो हम डीएनए की ही कॉपी बना रहे हैं बेटा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा इसमें, डी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुलेखन इकाई में इंट्रॉन्स के हटने तथा एक्सॉन के जुड़ने के क्रम को क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन इन डिफाइंड ऑर्डर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड। ऑप्शन है कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग या ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए यहाँ हम इंट्रॉन और एक्सॉन ये वर्ड आ रहे हैं, तो हमने ये चीज पढ़ी है किसमें? ये हमने पढ़ी है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स में पढ़ा है हमने अनुलेखन। ठीक है, अनुलेखन। अब अनुलेखन का बेटा मतलब क्या होता है? डीएनए से क्या बनानी है? एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने को हम कहते हैं ट्रांसलेशन या अनुवादन। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की। तो देखिए, अगर जैसे मैं बात करूँ, ये डीएनए है, ठीक है, अब इस डीएनए में कोई एंजाइम आएगा जब भी तो वो एमआरएनए में बनेगा। तो यहाँ पे जो हम एंजाइम पढ़ते हैं वो कौन सा आएगा? इसमें मान लो ये है, और ये एंजाइम से एमआरएनए की एक श्रृंखला निकल रही है, और ये कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। देखो इसमें आरएनए पॉलीमरेज ही आता है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है और थर्ड होता है। फर्स्ट तो कौन सा आरएनए बनाएगा? आरआरएनए। ठीक है, फर्स्ट कौन सा बनाता है इसमें? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाएगा आरआरएनए। थर्ड कौन सा बनाएगा? एमआरएनए। और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो बनाता है टीआरएनए। हम कौन सा बना रहे हैं? एमआरएनए, तो हमारा कौन सा आएगा? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। क्लियर? अब यही हम पढ़ रहे हैं, ये रहा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से एमआरएनए की निकल रही है चेन। अगर मैं इस चेन में देखूँ अलग से, तो इसमें हमें कुछ दिखाई देती है चीज़ें, जैसे देखो ये इस तरीके से है, यहाँ पे 5' 3', ठीक है, यहाँ पे कुछ हमको ग्रुप्स दिखाई देते हैं, बीच बीच में इस तरीके से कुछ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस हमें ये दिखाई देती है, ये ठीक है, ये सीक्वेंस ये इस तरीके से। क्लियर? और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 5' पे इसके क्या जुड़ता है? मैथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या जुड़ता है बेटा? मैथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी क्या होती है? इसकी टोपी पहनी हुई होती है इसकी, इसलिए इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? इधर तो 5' पे तो क्या होगी? कैपिंग। क्या बोलेंगे इसको? कैपिंग, आच्छादन। ठीक है, फिर 3' पे हम देखते हैं कुछ एडिनाइलेट रेजिड्यू जुड़ते हैं, यानी एडिनाइल के कुछ अवशेष आकर यहाँ पे जुड़ते हैं, तो एक पूंछ बना देते हैं। किसकी पूंछ बनेगी? पॉली ए टेल, है ना, यानी यहाँ पे क्या हो रही है? पुच्छन की क्रिया, यानी कि टेलिंग हो रही है। ठीक है, अब बीच में ये हमको क्या दिख रहा है? ये बीच में इस तरीके से कुछ ऐसी चीज कोडॉन या कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस दिख रही है, जो आगे जाके क्या करेगी? इंटरफेयर करती है, जो आगे जाके ट्रांसलेट नहीं हो रही है। इन सीक्वेंस को बेटा हम क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? इंट्रॉन्स, जो इंटरफेयर कर रही है, बाधा डाल रही है ट्रांसलेटेड होने में। क्लियर? और जो ये वाली सीक्वेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन। क्लियर? एक्सॉन। अब हमें क्या करना है? ये इंट्रॉन्स का कोई रोल ही नहीं है, इनको क्या करना है? हटाना है ना, इनको काटना है। तो काटने के लिए एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग, यानी कि इसको बोलते हैं समबंधन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? समबंधन। तो समबंधन में क्या होगा? जो आपको ये दिख रही है ये रेड वाली, ठीक है, ये इस तरीके से, ये तो इसकी थ्रेड, और ये इस तरीके से यहाँ से कट हो जाती है इंट्रॉन्स, और ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, कौन से प्रोसेस से इंट्रॉन को हम हटा रहे हैं? स्प्लाइसिंग या संबंधन। यहाँ पे कैपिंग किसकी हो रही है? मिथाइलिन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पे पॉलीएटाइल में कौन जुड़ रहा है? एडिनाइलेट रेजिड्यूस। क्लियर हो गई ये चीजें? ये हम किस में पढ़ रहे हैं? यूकैरियोट्स में एमआरएनए बनने को। क्लियर? चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन। तो कौन सी हमने पढ़ी इसमें प्रोसेस? संबंधन, यानी कि स्प्लाइसिंग। आंसर हमारा सही कौन सा होगा? बी। कैपिंग में अभी हम पढ़ के आए थे, कौन सा जुड़ रहा है बेटा? मैथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और टेलिंग में हमने क्या पढ़ा था? पॉली ए टेल, यानी एडेनिन की पूंछ बन रही है, पॉली ए टेल। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एक अनुलेखन इकाई में क्या सम्मिलित नहीं होता है? अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन,
प्रोमोटर, टर्मिनेटर या यूटीआर? संरचनात्मक जीन, उन्नायक, समापक या यूटीआर? तो देखिए, हम ट्रांसलेशन के अगर बेसिक कंसेप्ट इसका पढ़े तो ट्रांसलेशन का मतलब एमआरएनए बनाना है डीएनए से, और डीएनए की कितनी श्रृंखलाएं, मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। अब इस श्रृंखला को हमें क्या करना है, किस में बनाना है, एमआरएनए में, डीएनए और ये एमआरएनए। अब देखिए इसके लिए क्या कंसेप्ट होता है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसके ऊपर जैसे एक बेंच होती है, उस पर स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, तो इसी तरीके से ये एक टेबल है, इस पे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को हम मान लेते हैं जीन। क्लियर? अब इसमें कैसे जीन होते हैं, देखो यहाँ स्टार्टिंग में जो जीन बैठे हुए होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर। क्या कहेंगे इसको, प्रोमोटर, या इसको बोलते हैं उन्नायक। क्लियर? इसके बाद में यहाँ पे बीच में जो बैठे हुए होते हैं जीन, इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक जीन। और यहाँ पे जहां से ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा, अनुलेखन समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे जो जीन बैठे होंगे इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटर जीन, और इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेशन, यानी कि समापक। क्लियर? तो अगर मैं ये चीज, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो इसमें हमें कौन कौन से दिखाई देते हैं, प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज, कौन सा आ जाएगा इसमें, एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर इधर ऐड होता है और यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। स्ट्रक्चरल जीन जो ट्रांसक्राइब्ड हो रहे हैं और जब समाप्त हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटर या टर्मिनेशन जीन। क्लियर? समापक। तो देखिए इसमें कौन कौन सी तीन चीज दिख रही है, उन्नायक दिखा, स्ट्रक्चरल जीन दिखे, टर्मिनेटर दिखे। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रक्चरल जीन दिख रहा है, संरचनात्मक जीन, उन्नायक, प्रोमोटर, समापक, टर्मिनेटर, यूटीआर। यूटीआर क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड जीन। क्या बोलते हैं इसको, अनट्रांसलेटेड जीन या अनट्रांसलेटेड रीजन भी बोल सकते हैं, अनुवादित क्षेत्र, अनुवादित क्षेत्र। ये कहाँ पर मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं, ये ऐसे क्षेत्र एमआरएनए पर। कहाँ मिलते हैं, एमआरएनए। देखो एमआरएनए पर क्या होता है, कोडॉन होते हैं, कोडॉन बैठे हुए होते हैं। इसके स्टूडेंट्स कौन होंगे, कोडॉन। कोडॉन जो यहाँ से, एक तो जहां से कोडॉन स्टार्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्टार्ट कोडॉन, और जहां पर खत्म होगा इसे हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन। तो अब ये वाला क्षेत्र, ये एरिया कहाँ मिलता है, ये एरिया हमें कहाँ मिलता है, स्टार्ट कोडॉन से पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद में। क्लियर? कहाँ पे बोला है मैंने, स्टार्ट कोडॉन के पहले और स्टॉप के बाद में ये हमें यूटीआर्स मिलते हैं। किसमें, एमआरएनए में। हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन में कौन कौन से मिलते हैं, स्ट्रक्चरल मिल रहा है, प्रोमोटर और टर्मिनेटर। कौन सा नहीं मिल रहा है, तो हमारा आंसर होगा इसमें डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है, कुछ अमीनो अम्ल का कोट लेखन एक से अधिक कोडॉन द्वारा होता है, इसलिए आनुवांशिक कोट होगा। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, हेंस द जेनेटिक कोड इज। देखिए जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स है, अगर ये कह रहा है कुछ अमीनो एसिड्स है आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूं, ऐसे को हम बोलते हैं डीजनरेट, यानी इसको बोलते हैं हास्यत। जैसे एग्जांपल से देखिए, सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एक एमिनो एसिड लेती हूं, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। एमिनो एसिड्स कौन सा लिखा है, फिनाइल एलेनिन। ये फिनाइल एलेनिन जो है वो दो कोडॉन से कोडित होगा, एक तो यू 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 और एक होता है यू यू सी, ठीक है। यानी एक एमिनो अम्ल और एक से ज्यादा कोडॉन, ऐसी कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट या हास्यत। इसके बाद ओवरलैप का मतलब क्या होता है, ओवरलैप का मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, या ये जो कोडॉन है, ये एक दूसरे के ऊपर बैठे नहीं है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड नहीं होते हैं। ये जेनेटिक कोड का क्या है, ये भी एक है। क्लियर? नेक्स्ट इसमें आता है, जैसे मैं बात करती हूँ अनएम्बिजियस, असंदिग्ध। असंदिग्ध का मतलब होगा एक कोडॉन एक टाइम पे एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ, इसी का एग्जांपल ले, ये किसको कोड कर रहा है, फिनाइल एनिलीन, फिर ये दूसरा कोई अमीनो एसिड नहीं ले रहा है, यानी इसके लिए तो ये एक ही है। एक कोडॉन
एक अमीनो एसिड्स को कोड करता है, ऐसा जो कैरेक्टर होगा उसको हम क्या कहते हैं, अनएम्बिजियस, असंदिग्ध, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक। बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अमीनो एसिड जो है वो एक से ज्यादा कोडॉन से होगा, तो उसके लिए हमारा कौन सा कैरेक्टर होगा, डीजेनरेट या एसिड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाँ, निम्न सूचियों का अध्ययन करें और सही से मिलान करना है हमको। मैथ्स जो कॉलम वाला क्वेश्चन है। अभी देखो बेटा, हम पढ़ के आए हैं यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। तो अभी आप खुद बताएंगे एक्सॉन कौन होते हैं, जो आगे जाके क्या करेंगे, सीक्वेंस बनाएंगे, आगे जाके एमआरएनए में, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सॉन की बात करूं तो ये हमारी कोडिंग सीक्वेंस है जो आगे जाके प्रोटीन बनाएगी। क्लियर। तो इससे हम करते हैं, जो दिखेगा आपको ये है कोडिंग सीक्वेंस। क्लियर। फिर हम बात कर रहे हैं आच्छादन, कैपिंग। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, किसकी कैपिंग हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे बेटा 5 डैश पे तो किसकी होती है, मैथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 3 डैश पे कौन सी होगी, पॉली ए टेल। ठीक है, तो हम यहाँ कैपिंग देखते हैं, कैपिंग में कौन सी होगी, मैथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर इसके बाद आ जाओ टेलिंग। टेलिंग में किसकी हमने पढ़ के आए थे अभी अपन, यहाँ पे एडिनाइलेट अवशेष है ना, एडिनाइलेट रेसिड्यूज जुड़ते हैं जो आगे क्या बना रहे हैं, पॉली ए टेल। इसके बाद आ जाता है प्रोमोटर। अब प्रोमोटर भी हमने पढ़ा, जहां से कौन सा एंजाइम जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज, जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कौन सा होगा, आरएनए पॉलीमरेज का बंधन स्थल, साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो इसमें हमारा अगर मैं ऑप्शन देखूं, एक्सॉन के साथ कौन सा है, एक के साथ सेकंड है, ठीक है, इसके साथ कौन सा है अपना फोर्थ है, थर्ड के साथ कौन होगा अपना फिफ्थ हो जाएगा, पुच्चन किसकी हो रही है, फिफ्थ की। ठीक है, और प्रमोटर के साथ में कौन हो जाएगा, ये फर्स्ट। तो देखिए सेकंड, फोर्थ और ये हमारा फिफ्थ और ये फर्स्ट। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा निकलेगा बेटा, फर्स्ट। अब इसमें हमारे एक चीज पढ़ रहे हैं हम, लैगिंग स्ट्रैंड, ये क्या होती है। तो ये बेटा हमने जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था अभी थोड़ा सा, तो उसमें हमने देखा था ये इस तरीके से कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। तो ये जो न्यू स्ट्रैंड बन रही है, डीएनए की कॉपी बन रही है, तो यहाँ पे इसको तो हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसको लीडिंग। ठीक है, लीडिंग चेन। और इसको स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, लैगिंग, जहां पे आपको ये टुकड़े दिख रहे हैं, और इस टुकड़ों को सेगमेंट को हम बोलते हैं ओकाजाकी सेगमेंट, जिनको आके कौन जोड़ेगा, कौन सा एंजाइम, फेविकॉल अभी बताया था, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो ये लैगिंग स्ट्रैंड हम किस में पढ़ते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में। और यहाँ पे हमने जो ये पढ़े किसके पढ़े हैं, ये हमने पढ़े हैं ट्रांसलेशन पढ़ा, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है यूकैरियोट्स में। ठीक है, चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकरी का प्रायोगिक प्रमाण किसने बताया, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन। देखिए सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है, वही रेप्लिकेशन जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि अभी यही जस्ट चीज है, जैसे ये स्ट्रेंथ बन रही है और ये न्यू बन रही है ना। तो ये वाली तो क्या है, पैतृक से आ रही है, और एक जो हमारे, जैसे मैं कह सकती हूँ, वापिस इसको देखते हैं, ये ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो ये वाली जैसे स्ट्रेंथ है, ये तो कहां से आ रही है, पेरेंटल से, न्यू नहीं है ना, पैतृक से। और आधी स्ट्रेंथ कौन सी हो रही है, ये वाली न्यूली सिंथेसाइज्ड है, आधी पेरेंट्स और आधी न्यू बन रही है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड रेप्लिकेशन। और इसका जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ दिया गया था वो एक बैक्टीरिया में दिया गया था, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ई कोलाई। क्लियर। और इसके साइंटिस्ट कौन थे वो भी हमको ध्यान रखना है, मैसेल्सन एंड स्टॉल। ठीक है, किसने दिया था, मैसेल्सन और स्टॉल ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, किसमें, इकोलाई। कौन है ये, बैक्टीरिया। तो बेटा हमारा ऑप्शन इसमें होगा बी, जीवाणु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है, एक जीन के कोडिंग सीक्वेंस का क्रम ये है, इसके द्वारा अनुलेखित एमआरएनए का क्रम बताओ। ये सीक्वेंस है फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ जीन, यानी डीएनए का, और व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। देखिए जो ये सीक्वेंस है, अगर ये कोडिंग सीक्वेंस की मैं बात करूं तो यहां देखिए, जैसे ये मैं बात कर रही हूं ये डीएनए की,
तो डीएनए की जो ये वाली सीक्वेंस है इसको हम क्या कहेंगे, कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। ये कौन सी होगी, टेम्पलेट। फिर इसके बाद में जो न्यू सीक्वेंस बनेगी, तो न्यू सीक्वेंस में देखते हैं वो कोडिंग सीक्वेंस कौन सी कह रही है अपनी, ए जी जी टी ए टी सी, इसको यहां कर देते हैं सी, इसके बाद में जी सी ए टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये डीएनए की ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी बेटा, तो ये इसके सामने ऑपोजिट होता है। हमने पढ़ा डीएनए की डबल हेलिकल में आपस में पेयर में कैसे नाइट्रोजन बेस है, एडिनिन है, तो इसके सामने जल्दी बताइए कौन होगा, थाइमिन, इसके सामने साइटोसिन, फिर साइटोसिन, इसके सामने एडिनिन, यहाँ थाइमिन, एडिनिन, यहाँ पे गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, और यहाँ क्या होगा, एडिनिन। ने तो डीएनए की बात की। अब इस सीक्वेंस को देख के अगर मैं एमआरएनए बनाऊं, तो यहाँ पे देखिए आप इस सीक्वेंस को देखिए, तो थाइमिन के सामने क्या बन जाएगा, एडिनिन, साइटोसिन के सामने, इसको अलग से हम लिख लेते हैं एक बार, ये सीक्वेंस है, देखिए थाइमिन के सामने तो क्या आएगा बेटा, एडिनिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन, फिर गुआनिन, अब एडिनिन के सामने थाइमिन, लेकिन एमआरएनए में थाइमिन नहीं होता, उसकी जगह क्या आ जाएगा, यूरासिल, थाइमिन की जगह एडिनिन, एडिनिन के बाद गुआनिन, ये यूरासिल, फिर सी, वापस जी, सी, और यहाँ पे ये, और इसके बाद में इसके यू, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमको यहाँ पे मिली है एमआरएनए में। एक चीज आप हम डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हैं कि जो डीएनए की कोडिंग सीक्वेंस होती है और एमआरएनए की जो सीक्वेंस होती है वो सेम होगी, देखो सेम चल रही है, बस डिफरेंस किसका है, थाइमिन और यूरासिल का, क्योंकि इसमें थाइमिन होता है डीएनए में और जबकि कौन होता है यहाँ पे, यूरासिल। तो अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करें तो हमें पता है कोडिंग सीक्वेंस एमआरएनए में सेम होगी, बस आप थाइमिन की जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे, यूरासिल। तो देखिए बेटा अगर मैं ऑप्शन देखूं कौन सा होगा, ए जी जी यू ए यू सी जी सी ए यू, तो हमारा आंसर इसमें कौन सा निकलेगा, सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है, अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। देखो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हम जल्दबाजी में एक वर्ड पढ़ लेते कि डीएनए की कुंडली, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, और फटाफट हम ऑप्शन क्या दे देते हैं, पढ़ के आए थे रेप्लिकेशन में डीएनए हेलिकेज, लेकिन यहाँ पूछ किस में रहा है, वो ट्रांसक्रिप्शन में, अनुलेखन में। और अनुलेखन में हमने अभी तक पढ़ा है कौन से एंजाइम काम में आते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था ये डीएनए की सीक्वेंस है, आरएनए पॉलीमरेज इसमें जाते हैं और ये इसकी चेन को खोल देते हैं और क्या बनती है, एमआरएनए। क्लियर, यही पढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है बेटा हमारा आंसर इसमें कौन सा निकलेगा, आरएनए पॉलीमरेज यानी कि सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल सिद्धांत सेंट्रल डोगमा का पूर्ण प्रवाह चित्र बताइए। देखिए सेंट्रल डोगमा क्या होता है, जिसमें हम डीएनए से लेके प्रोटीन तक के बीच के जो रास्ते हैं इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा। तो अगर हम स्टार्टिंग देखें, ये एरो बता रहा है कि डीएनए से डीएनए को ही बनाना है, तो डीएनए का डुप्लीकेशन बोल दो, या हम इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, या क्या बोलेंगे, प्रतिकृतिकरण, यानी इसकी प्रतिलिपि, कॉपीज बनाना। ठीक है, तो ए तो हमारा क्या हो गया, डीएनए के से डीएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन। अब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, अनुलेखन। फिर एमआरएनए से यहाँ पे सी लिखा है, क्या बनेगा, इसमें दोनों चीज बतानी है। तो देखो एमआरएनए से हमें क्या बनाना है, डी तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवादन। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए हमारा क्या आ रहा है, रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में बी हमारा कौन सा आएगा, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। फिर सी हमारा कौन सा आएगा, ट्रांसलेशन, जिसे रूपांतरण भी कह सकते हैं। और इसके बाद में डी कौन सा आएगा, प्रोटीन। यानी अगर हम देखें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन, यही सीक्वेंस किसकी होती है, सेंट्रल डोगमा की। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा या मूल सिद्धांत। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सेकेंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कथन है हमारा कि प्रकूट AUG जो है वो मैथियोनिन अमीनो एसिड और फेनिल एलेनिन का कूट लेखन करता है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट है द कोडोन AUG कोड्स फॉर मैथियोनिन एंड फेनाइल एलेनिन, और सेकंड स्टेटमेंट है AAA AAG बोथ कोडोन्स कोड फॉर एमिनो एसिड लाइसिन, यानी ये किसको कोड करते हैं, लाइसिन को। तो इसमें हमें पहचानना है कौन से स्टेटमेंट सही है, गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें AUG की बात करें तो AUG के दो फैक्ट्स है ना। पहला फैक्ट तो ये सामने ही दिख रहा है, कौन सा एमिनो एसिड में या शॉर्ट में लिख रही हूँ कौन सा कोड करता है, मैथियोनिन। क्या करता है, मैथियोनिन। दूसरी चीज इस AUG या मैथियोनिन, AUG को हम क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन। क्या कहेंगे इसको, स्टार्ट कोडॉन, जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन। तो दो इसके मेन फैक्ट है, और यहाँ लिखा है फेनिल एलेनिन का कूट लेखन करता है। फिनाइल एलेनिन के लिए बेटा हमने पढ़ा था कौन सा होते हैं, UUC, AUG तो नहीं करता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है AAA और AAG किसको कोड करता है, लाइसिन को। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ये दोनों मिलके किसको करते हैं, लाइसिन अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। तो अगर हम देखें हमारा स्टेट जो फर्स्ट है वो तो कौन सा हो जाएगा, इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। क्लियर। चलिए, तो ये हमारे बेटा कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी। जब तक इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।